नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति की गर्माहट है, तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और निपाह जैसे खतरनाक महामारी के बढ़ते मामलों से घबराहट भी पैदा हुई है। आज इंडिया चाहता है का बहुत बड़ा दर्शक वर्ग जानना चाहता है कि कोरोना की तीसरी लहर हो या निपाह से निजात पाने की कोशिश, इन सब में आखिर भारत की तैयारी क्या है? हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं? यूपी में विधानसभा का चुनाव है जो लोकसभा के बाद सबसे अहम माना जाता है। तो जीत दोहराने के लिए आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर प्लान? इस खबर में भी इंडिया के लोगों की बेहद दिलचस्पी है। और एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी जानना चाहता है कि चाहे हरियाणा सरकार हो या फिर किसान हो, दोनों ही करनाल में 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है? ये मामला कैसे सुलझेगा? और इन सब के बीच देश की नजर उस खबर पर भी है जो यूपी के चुनाव में सबसे ज्यादा गर्माहट ला रही है, और वो खबर है यूपी चुनाव में ओवैसी की एंट्री की। वो 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं और इस दौरे में सवाल यही है कि ओवैसी अपनी पार्टी को जिताएंगे या किसी पार्टी को हराएंगे या किसी और का राज तिलक करवा देंगे। इसी पर तमाम उठापटक बीते 2 दिनों से चल रही है। आज मेरे सहयोगी रणवीर ने लगातार असदुद्दीन ओवैसी के दौरे को कवर किया। आइए देखते हैं उनकी एक ग्राउंड से फाइल की गई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उस वोट बैंक नहीं बल्कि ताकत के तौर पर मुसलमानों के हक के लिए इस्तेमाल करता है। बार बार आता रहूंगा, आपका सुल्तानपुर का हर घर मेरा घर, सुल्तानपुर का हर बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग है। पहले पूर्वांचल, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अब 3 दिन तक सेंट्रल यानी अवध के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी का धुआंधार प्रचार। यूपी के लिए क्या है ओवैसी का गेम प्लान? अपना खेल बनाएंगे या दूसरी पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी? हैदराबाद की आवाम का लख लाखों सलाम। हमने बीजेपी को हराया, मोदी भी आए थे मेरे लिए, अमित शाह भी आए थे, मगर दाल नहीं गली। यूपी में ओवैसी की एंट्री से बीजेपी विरोधी सारी पार्टियों की नींद यूं ही नहीं उड़ गई है। अब तक जो मुस्लिम वोट उन्हें अपनी मुट्ठी में नजर आ रहा था, अचानक उसके खिसक जाने का खतरा उन्हें डरा रहा है। ओवैसी चुनौती नहीं है, अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कटिंग करके नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। ओवैसी की रणनीति भी यही है। दरअसल बीजेपी की काट के लिए विपक्ष की सारी पार्टियों ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। ऐसे में ओवैसी यूपी के मुसलमानों को ये संदेश दे रहे हैं कि उन्हें सत्ता में कोई हिस्सेदारी दिला सकता है तो वो सिर्फ उनकी पार्टी है। आपको नेता बनना है, आप बरसों सिर्फ वोट डालते गए। कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, तो कभी आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या कभी आपने अपने आप को वोट दिया? आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आया है। मैं तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा बेटा भी हूं, मैं तुम्हारा चाहने वाला भी हूं। ओवैसी अपनी हर सभा में मुसलमानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के यादव और मुसलमान समीकरण में सारा फायदा यादव ले गए, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अनुसूचित जाति और मुसलमान के समीकरण में फायदा अनुसूचित जातियों को हुआ। किसी भी पार्टी ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जबकि उनकी आबादी ज़्यादा है। ओवैसी को ये बात पता है कि यूपी में बिना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को टारगेट किए मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा नहीं जा सकता। यूपी में ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ओवैसी ने ये सीटें चुन ली हैं और अब उनका ध्यान इन्हीं सीटों पर है। 2017 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 38 सीटों पर चुनाव लड़ी,
चुनाव में ओवैसी की पार्टी का खाता भी नहीं खुला। उनकी पार्टी को सिर्फ 2,04,000 वोट मिले, यानी 0.24%। 37 सीटों पर उनके पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। विपक्ष ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहता है। यही वजह है कि ओवैसी ये बताने में लगे हैं कि उनकी पार्टी का समर्थन करने से बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला। क्या हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट खड़ा किया? मजलिस ने खड़ा किया, फिर कैसा जीत गया? कौन जीते? बीजेपी जीत गई। सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी जीत गई। और ये आके बोलते ओवैसी लड़ेगा, वोट काटने के लिए लड़ा है। बिहार में 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़कर ओवैसी को जबरदस्त फायदा हुआ था, जबकि गठबंधन की दूसरी पार्टियां खाता भी नहीं खोल पाई थी। यूपी में ओवैसी उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन राज भर की एसएसपी के साथ उनका गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा है। अगर आप जाकर बाबा से बोलेंगे बाबा स्कूल नहीं है, तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। आप बोलेंगे अरे नहीं स्कूल नहीं है, तो बोलेगा ठोक दूंगा। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है क्या? ओवैसी की कोशिश यूपी के ताकतवर मुस्लिम चेहरों को अपने साथ लाने की है। सुल्तानपुर से रणवीर की रिपोर्ट। आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे और हो सकता है कुछ लोग ना भी जानते हो, उनको याद दिला दें। बीएसपी के संस्थापक थे काशीराम साहब, और वो कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी काशीराम के इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी 2015 में 6 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी, यानी ये चुनाव हारने वाला था। और 2020 में हालात बदल गए और ओवैसी 5 सीटें बिहार विधानसभा में जीत गए थे। अपने मुस्लिम कार्ड से ओवैसी हैदराबाद के बाहर अपने पैर अब धीरे धीरे पसार रहे हैं और कुछ हद तक सफलता भी उनके कदम चूम रही है। आपको आंकड़े दिखाते हैं। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 7 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 2 लोकसभा सीटें जीती थी। इसी साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, यानी वो तेलंगाना से निकल के बाहर महाराष्ट्र में सफल हुए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने फिर अपने कदम हैदराबाद से बाहर रखे और वो बड़ा फैक्टर साबित भी हुए। 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर उनको जीत हासिल की। माना जाता है कि ओवैसी फैक्टर के चलते बिहार में महागठबंधन को सत्ता नहीं मिल पाई, यानी आरजेडी और तेजस्वी यादव को काफी ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन बंगाल में ओवैसी का जादू बिल्कुल नहीं चला और इस साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी लड़ी तो खूब, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। यूपी चुनाव में हर पार्टी की नजर इस बात पर है कि आखिर बीजेपी को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला कर दिया है। यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसी महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि यूपी से ही सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आखिर क्या है पीएम मोदी का वो मास्टर प्लान जो यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने तैयार किया है? ये जानने के लिए आइए दिखाते हैं आपको मेरे सहयोगी पंकज झा और विकास भदौरिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। अखिलेश, माया, ओवैसी ने संभाल ली चुनावी कमान, तो बीजेपी की तरफ से क्या है पीएम मोदी का मास्टर प्लान? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। बीजेपी के चुनावी अभियान को और ताकत देने के लिए
खुद पीएम मोदी यूपी के चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं। शुरुआत होगी 14 सितंबर को, जब पीएम मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। यूं तो ये एक सरकारी कार्यक्रम भर है, लेकिन इसकी अहमियत चुनाव के लिए बहुत ज्यादा है। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसे समझने के लिए पहले राजा महेंद्र प्रताप को जान लीजिए। राजा महेंद्र प्रताप हाथरस के जाट राजा थे। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए काफी जमीन दान में दी थी। दिसंबर 2015 में पीएम मोदी जब अफगानिस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में राजा महेंद्र प्रताप का जिक्र किया था। 100 years ago, 1915, the first Indian government in exile was formed in Kabul by Maharaja Mahendra Pratap and Maulana बरकतुल्ला। राजा महेंद्र प्रताप ने एएमयू को काफी जमीन दान में दी थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है। यूपी में बीजेपी की सत्ता आने के बाद ये मांग उठने लगी कि एएमयू का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर कर दिया जाए, जिसके बाद 2019 में योगी आदित्यनाथ ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर नए विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया। देश की आजादी के दौरान इसी माटी के लाल भारत माता के सपूत महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी, और कितनी बड़ी चुनौती दी थी। लगभग 29 वर्षों तक उन्हें भारत से निर्वासित होना पड़ा। अलीगढ़ का मोदी का दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों को साधने के बीजेपी के प्लान का हिस्सा है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के नाम पर बीजेपी न केवल पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के चलते नाराज चल रहे जाट को साधने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ एएमयू के जवाब में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करके हिंदू वोटरों को भी मैसेज देने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां पश्चिम यूपी तक सीमित नहीं है, उनके टारगेट पर आगे पूर्वांचल भी है। अगले महीने प्रधानमंत्री गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन कर सकते हैं। अक्टूबर में ही योगी सरकार के महत्वाकांक्षी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों हो सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भी जल्द उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पंचायत चुनाव में अच्छे नतीजे न आने के बाद से बीजेपी की नजर पूर्वांचल पर है। मोदी और योगी दोनों ही पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में यहाँ उनकी साख दांव पर है। पिछली बार जब मोदी वाराणसी आए थे तो उन्होंने यहीं से सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं, ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। दिवाली के करीब आते आते मोदी अयोध्या भी आ सकते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के चलते बीजेपी बड़ा संदेश तो पहले ही दे चुकी है, अब उस संदेश को फिर से याद दिलाने की बारी है। इसीलिए हर बार की तरह, हर साल की तरह जब अयोध्या दिवाली से पहले दियों से जगमगाएगी तो इस कार्यक्रम में मोदी भी शामिल हो सकते हैं। यूपी के चुनाव का चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव जीतने का ट्रम्प कार्ड है प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना, किसान आंदोलन और तमाम सवालों के बीच फंसे हुए इस चुनाव में बीजेपी के खेवनहार साबित हो सकते हैं पीएम मोदी। विकास भदौरिया के साथ लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, इसीलिए उसने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया। जी हां, बीजेपी ने चुनावी राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों का आज ऐलान किया है और इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में भी दूसरे दलों से लीड ले लेना चाहती है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपने जिन नेताओं पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा है, उनकी जीत हार का रिकॉर्ड कैसा रहा है
उत्तर प्रदेश के इंचार्ज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के प्रभारी थे, जहां पार्टी ने शानदार सीटें हासिल की थी। 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी वो प्रभारी थे, जहां पर बीजेपी जीती थी। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रभारी थे, जहां बीजेपी कांग्रेस से कड़ी टक्कर में हारी थी। वहीं गोवा में पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी बनाया है, जिम्मेदारी दी है। फडणवीस ने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एनडीए की नंबर 1 पार्टी बना दिया और नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी, सो अलग से एक बोनांजा मिला। उत्तराखंड में बीजेपी ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रभारी बनाया है। जोशी का रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी साल केरल विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के प्रभारी थे, जहां पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मणिपुर का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी थे, जहां पार्टी का बेहद शानदार प्रदर्शन रहा था। वहीं पिछले साल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन सुधारा था, जहां 4 से बढ़कर 48 सीटों पर बीजेपी भूपेंद्र यादव के कुशल नेतृत्व की वजह से पहुंची थी। चुनाव लड़ना और जीतना भी एक शानदार कला है। इसमें बीजेपी अपना हुनर बार बार दिखाती है, लेकिन किसानों के आंदोलन और विरोध को साधने में उसका हुनर इन दिनों काम नहीं आ रहा है। हरियाणा में कल से ही किसान और खट्टर सरकार आमने सामने है। किसान करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा की कुर्बानी की मांग कर रहे हैं। उनका हालांकि तबादला हो गया है, लेकिन किसान चाहते हैं आयुष सिन्हा, जिनकी तस्वीर आप खट्टर साहब के साथ मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इनके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें किसान की मौत हो गई थी। वहीं खट्टर सरकार कह रही है कि ऐसे कैसे किसी अधिकारी को सजा दे दे। देखिए मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता और जैनेन्द्र कुमार की ये रिपोर्ट। नारे लग रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। बैठक हो रही है, पर बात नहीं बन रही। किसानों की मांग थी आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष कर रहा है वार पर वार। पुलिस जलियांवाले बाग के डायर की याद दिलवाती है। खट्टर ने ये सोच लिया है किसानों के ऊपर इतना अत्याचार कर देना है कि किसान तौबा कर जाए। तो सरकार को भी मैं कह रहा हूँ, टकराव की स्थिति ना आने दें। उसके उस ऑडियो के कारण से कोई घटना हुई ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। वहाँ अलग डीएम था, यहाँ अलग डीएम था। लेकिन किसानों के मुद्दे पर अड़ी है खट्टर सरकार। किसानों के आंदोलन को समझने से पहले ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो में करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा प्रदर्शनकारियों के सिर पर लठ बजाने का निर्देश देते सुनाई दिए थे। पुलिस कर्मियों ने वही किया जिसका निर्देश उन्हें मिला था, और फिर सामने आई ये तस्वीर। इन्हीं आयुष सिन्हा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज भी करनाल जिला प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई, जो 3 घंटे चली, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया कि एक मोर्चा अब करनाल जिला सचिवालय के बाहर भी खुला रहेगा। जाट नेता राकेश टिकैत से लेकर पंजाब के किसान नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हरियाणा सरकार किसानों को मुआवजे के लिए तैयार है, लेकिन एसडीएम आयुष सिन्हा पर एक्शन के लिए तैयार नहीं है। अभी नहीं निकला कोई। अच्छा, क्या बात हुई? मतलब सरकार की तरफ से कोई तो प्रस्ताव दिया गया होगा? मीटिंग प्रस्ताव दिया गया है कि उसको अभी पर्चा दर्ज तो नहीं करेंगे और हम उसकी जांच करवा देंगे। जांच करवाने की बात थी, लेकिन पर्चा दर्ज करने को वो नहीं। अच्छा, तो धरना अभी फिलहाल यही जारी रहेगा। आंदोलनों में तो बहुत सारी मांगे की जाती हैं, अब वो क्या करना है क्या नहीं करना वो हम सोचेंगे। आरोप लग रहा है इसके मायने राजनीतिक है, क्योंकि बीजेपी चुनावी राज्य यूपी से ध्यान हटाने के लिए हरियाणा के मोर्चे को गर्म कर रही है।
तो मुजफ्फरनगर वाली तो हमने तय करके की थी कि भाई थोड़ा सा, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, हमने कहा 1 लोहार की हो जाए, इनको जरा समझ आ जाए कि आंदोलन कहाँ है। पर करनाल वाली तो इनकी खुद की बुलाई हुई मुसीबत, हमने थोड़ी किया था। ऐसे में अगर करनाल में गुस्सा बढ़ता है तो योगी की मुश्किल कम होगी, लेकिन खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हरियाणा के करनाल में चल रहा किसान आंदोलन अब राजनीतिक होता नजर आ रहा है। करनाल के महापंचायत में जो किसान पहुंचे, जब उनसे मैंने बात की तो उनसे बात करके पता चल रहा है कि इस आंदोलन का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि जो जाट किसान हैं वो मौजूदा सीएम मनोहर लाल खट्टर से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जो उनकी पहले नाराजगी थी, उसमें खासी कमी देखी गई है। करनाल से संवाददाता जैनेंद्र के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। हालांकि पश्चिमी यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान मिलकर ये माहौल बना रहे हैं कि देश का किसान, पूरे देश का किसान इस वक्त सरकार से नाराज है। लेकिन सरकार भी किसानों का मन लुभाने के लिए तरह तरह की स्कीम्स और तरह तरह की घोषणाओं की ऐलान भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के हित के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उनकी कैबिनेट का ये फैसला है। उनकी अगुवाई में हुई बैठक में रबी की 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया। इनमें गेहूं, चना और मसूर है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि किसानों का हित साधने की दोनों तरफ से अपनी अपनी कोशिशें लगातार चल रही हैं। फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि यूपी हो या बिहार, क्यों यहां होने लगती है बच्चों पर बीमारी की बरसात। अभी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा गया नहीं है कि खतरनाक निपा वायरस का अटैक भी भारत पर हो चुका है। केरल इस वक्त हाई अलर्ट पे है, जहां पर निपा का इस सीजन का पहला मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, अब यूपी, एमपी और बिहार पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों ने कहर ढा रखा है। इतना क्या कम था कि रहस्यमयी बुखार भी एक बार फिर फैलने लगा है, जो बच्चों के लिए काल बना हुआ है। इससे लोग पस्त हैं और स्वास्थ्य सुविधा देश में बदहाल है। ये कहा गया कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और बच्चों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। हर राज्य सरकार का यही दावा था। लेकिन अब आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अस्पतालों का देश भर में क्या हाल है। देश में क्यों हाहाकार है, हर घर में क्यों बीमार है, एक नहीं कई बीमारियों की मार है, देश का सिस्टम लाचार है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी टला नहीं कि नई नई बीमारियां फैल रही हैं। अस्पताल बेहाल हैं, कई जिलों में बेड फुल चल रहे हैं, डॉक्टर कम पड़ रहे हैं, कई बीमारियां तूफान की तरह बढ़ रही हैं। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश का हाल। यह मथुरा के हाथियाबली गांव का हाल, जहां एक ही परिवार की 3 सगी बहनों में से 2 की मौत डेंगू से हो चुकी है और तीसरी का इलाज चल रहा है। मथुरा के कम से कम 20 गांवों में डेंगू फैल रहा है। पर हैरत की बात यह है कि जिले में डेंगू, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों की टेस्टिंग है ही नहीं। मथुरा ही नहीं, बस्ती और एटा जिला की ये तस्वीरें पूरे मेडिकल सिस्टम का हाल बता रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लगी हैं, बच्चों पर बीमारियों का प्रकोप दिख रहा है। दिन तो हमारे में लगभग 50-60 केस तो आता ही है वायरल फीवर का। पहले इसकी संख्या क्या रहती थी वायरल फीवर? पहले तो 5-7 10 टूर आता था, 10-15। जब से बाढ़ आई है तब से ज़्यादा हो गया। सबसे ज्यादा कहर फिरोजाबाद जिले पर पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रिपोर्ट दिखा चुका है कि कैसे बेड कम पड़ रहे हैं और फर्श पर इलाज करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम पड़ताल के लिए पहुंची तो पता चला एक नहीं 3 बीमारियों का प्रकोप फिरोजाबाद में है। डेंगू जो मच्छरों से फैलता है, स्क्रब टाइफस जो रेंगने वाले कीड़ों से फैलता है और लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी जो बैक्टीरिया से फैलती है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जांच बढ़ाने के साथ साथ आइसोलेशन बेड बढ़ाने और दाखिले की सुविधा देने का सुझाव दिया है। सवाल ये है कि ये सारे सुझाव तो पहले ही
लागू हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब जब बीमारी फैली तब हर कोई जगा हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ यूपी नहीं, देश का दिल मध्य प्रदेश भी बीमार नजर आ रहा है। भोपाल के ये सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेबी अस्पताल में बच्चों का वार्ड है, जो बच्चों और उनके परिजनों से भरा हुआ है। ये बच्चे वायरल फीवर की चपेट में। कोरोना तो किसी में आ नहीं रहा, रैपिड टेस्ट सबका लगाते हैं हम लोग, तो मतलब ये एक वही वाला वायरस है जो संभावना है कि ये ब्रोंकोलाइटिस वाला वायरस है, और वही बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। पूरे हॉस्पिटल फुल है, हमारे आईसीयू भी फुल है, बेड्स भी फुल है, एक एक बेड पे 2-2 3-3 बच्चे आ रहे हैं करके। तो ये सीजनल फ्लू है जिसको हम बोलते हैं करके। सिर्फ भोपाल नहीं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहर और छोटे कस्बे भी मौसमी बुखार की चपेट में हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं, बिस्तर कम पड़ गए। तो जिस एरिया में जहाँ भी कोई केस निकल रहे हैं वहाँ पर पूरा सर्वे किया जाए, ट्रेस आउट किया जाए पूरी, जिससे कि जो भी डेंगू है या अन्य मौसमी बीमारियाँ या वायरल है उसका प्रभाव न बढ़ सके। एमपी के ही मंदसौर में भी डेंगू का कहर नजर आ रहा है। जिले में 650 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वायरल फीवर के मरीजों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भी जो है मंदसौर जिले में डेंगू के मरीज लगातार आ रहे हैं। कल भी जो है 22 मरीज आए हैं, 658 मरीज हो चुके हैं, और जिसके अंदर जो है 524 तो प्रॉपर मंदसौर की है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में वायरल फैला है और बहुत जोरों से फैला है। मध्य प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों में अस्पताल भरे हुए हैं, मगर सबसे चिंता की बात यह है कि वायरल बुखार इस बार बच्चों में ज़्यादा फैला है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों में हम कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं, मगर ये कोरोना तो नहीं है, मगर आने वाले दिनों में कोरोना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही हाल बिहार का नजर आ रहा है। पटना और मुजफ्फरपुर में बच्चों में रहस्यमय बुखार तेजी से फैल रहा है। अस्पताल में तो स्थिति यह है कि बच्चे जो हम लोग यहाँ आ रहे हैं सब ज़्यादातर सर्दी खांसी, सांस में दिक्कत होने के चलते उनका सांस फूल रहा है। ज़्यादातर बच्चों को जो आ रहे हैं सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लगभग 250 बेड हैं जो लगभग सब फुल है, बच्चा रखने का जगह नहीं है। अभी ऑक्सीजन जितना है सब बच्चों को लगा हुआ है। बच्चों को सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सारण और गोपालगंज के अस्पतालों में भी बच्चों के पीड़ित होने की खबरें आ रही हैं। देखिए, वायरल अभी खासकर जैसे कॉमन कोल्ड वायरस का जो ग्रुप है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, रियो वायरस, RSV वायरस, ये सब एक कॉमन वायरस ग्रुप है जो बच्चे में अफेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ब्रोंकियोलाइटिस जो हो रहे हैं, इसमें ज़्यादातर RSV वायरस के कारण होते हैं, और अदर वायरसेस कभी कभी बच्चे के ब्रेन में भी चले जाते हैं, ब्रेन में हिट कर सकते हैं, जिसके चलते उसको इनकेफ्लाइटिस का भी प्रकोप हो सकता है। वहीं देश के दक्षिण में केरल में निपा वायरस का खौफ फैल चुका है। निपा कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कोरोना में मृत्यु दर 2% के आसपास है, तो निपा वायरस में 75% के आसपास। 12 वर्षीय युवक की मौत के बाद अब निपा को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। करीब 210 लोगों को ट्रेस किया गया। वहीं फैमिली मेंबर्स के टेस्ट भी पुणे के लिए भेजे गए, जहां फिलहाल एहतियातन इन लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनके टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं। वहीं दूसरी ओर बॉर्डरिंग स्टेट्स कर्नाटका और तमिलनाडु भी अब पूरी तरह से अलर्ट पर है, और केरल सरकार ने आइसोलेशन वार्ड और अलग से अस्पताल भी सेटअप कर लिया है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, ABP न्यूज, बेंगलुरु। वैसे तो बहुत से पैमाने पर हिंदुस्तान की ताकत का लोहा दुनिया मानती है। हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम जल्द ही $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था होने का सपना देख रहे हैं। लेकिन बात जब सेहत पर खर्च और इलाज की आती है तो हम बेहद फिसड्डी साबित होते हैं। आपको जानकर दुख और हैरानी होगी कि भारत हर नागरिक पर सालाना महज 1,657 रुपये खर्च कर पाता है। हमें गरीब देश है, जबकि पड़ोस में चीन 29,800 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करता है। इटली, जो कि एक यूरोपियन देश है, छोटा देश है, वहाँ पर 1,52,000 रुपये खर्च किए जाते हैं सेहत पर प्रति व्यक्ति। जर्मनी में 3,80,000 रुपये अपने एक नागरिक पर सालाना खर्च किया जाता है। और अमेरिका की तो बात सुनिए
6,06,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च अमेरिका करती है अपने देश में। यानी कितना अंतर है, कहाँ हम 1,000 और कहाँ अमेरिका 6 लाख रुपए हर व्यक्ति के सेहत पर खर्च कर सकता है। इससे साफ है कि दावे तो बहुत होते हैं लेकिन असलियत के धरातल पर काम नहीं हो पाता। कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी दावे किए गए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं, और अब तीसरी लहर की खतरनाक आहट भी सुनाई पड़ रही है। जिस तरीके से त्योहारों के मौसम के आते से ही केस भी आने बढ़ रहे हैं। भूला नहीं है देश जब एक एक सांस के लिए तड़पे थे लोग, एक एक बेड के लिए मची थी मार, एक एक दवाई की कीमत थी मनमानी, एक एक दिन जब सदियों की तरह बीता था कि हमारे पास भी ऑक्सीजन, एक दिन जब सदियों की तरह बीता था। आंसू बेशक थम गए हों लेकिन वो दर्द कहीं गया नहीं है। इसी साल अप्रैल मई में कोरोना की मार पूरे देश पर पड़ी थी। तभी चेतावनी जारी की गई कि तीसरी लहर जल्दी आ सकती है। केरल से आती तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये तस्वीरें केरल के कोट्टयम से सामने आई, जहां कोरोना का असर शहरों ही नहीं गांवों तक पहुंच गया है। खेती भी कोरोना की वजह से प्रभावित हुई है। केरल में कल भी करीब 20,000 कोरोना केस सामने आए हैं, जो बता रहे हैं कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। ऐसी ही चेतावनी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर दे रही हैं। तीसरी वेव आ रही है, आ गई है। नागपुर में तो ऐलान किया गया है, तो मुझे लगता है हर एक ने खुद को संभालना चाहिए। मेयर की चेतावनी की वजह है ये। मेयर जब दौरे पर निकली तो दादर मार्केट हो या क्रॉफर्ड मार्केट, हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आई। ऐसी ही चेतावनियों को पहले भी अनसुना किया गया, जिसके चलते दूसरी लहर आई। इसी के बाद सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर की चेतावनी वैज्ञानिकों ने दी। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार ने 7200 करोड़ रुपए की रकम लगाई। दवाइयां, मेडिकल उपकरण और साथ ही जिलों में ऑक्सीजन सुनिश्चित कराने का दावा भी किया। जिलों में बेड्स की संख्या भी बढ़ाई गई, लेकिन सरकार के इन दावों की पोल कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही खुल गई। जहां जहां मरीज बढ़े वहां अस्पतालों का दम फूल गया, बेड कम पड़ गए। डेंगू जैसी बीमारियां भी कोरोना जैसी भारी हो गई। ऐसे में जानकार यही सलाह दे रहे हैं, सावधानी में ही समझदारी है। पानी से रिलेटेड भी आजकल बीमारियां काफ़ी कॉमन है, जैसे टाइफाइड फीवर की बात है, तो साफ़ सुथरा पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है फ्लू सीज़न भी अभी है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, अगर वो हम फॉलो करें तो फ्लू से भी बच सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं, हैंड हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, बीमार हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। कोरोना कहीं गया नहीं है, यही है। जिस तरह कोरोना म्यूटेट हो रहा है, ऐसे में तीसरी लहर का खतरा खत्म नहीं हुआ है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है और कोरोना से जंग भी जारी है। लेकिन समझ लीजिए, कोरोना से भी लड़ना है और बाकी बीमारियों से भी बचना है, क्योंकि जान है तो ही जहान है। कोरोना का खतरा लगातार कायम और इससे बचने के लिए बेहद जरूरी है कि आप मास्क को पहन कर रखिए। वैक्सीन लगवाने के बावजूद मास्क पहनना बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज दूसरी लहर के शुरू होने से पहले से लगातार आपसे आगाह करता आ रहा है कि आप मास्क पहन के रखिए, और आपको प्रोत्साहित करने के लिए #मास्कअप इंडिया नाम की मुहिम चलाई है, जिसमें आप अपनी सेल्फी हमको भेजते हैं। आपकी सेल्फीज को हम रोज शाम को इंडिया चाहता है में दिखाते हैं, ताकि आप जैसे लोगों को देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित हों कि उनको भी मास्क हमेशा पहन के रखना है, क्योंकि मास्क और टीका ये दो सबसे बड़े उपाय हैं कोरोना की तीसरी लहर को हराने के लिए। इसमें भागीदार करते रहिए और रोज अपनी तस्वीर भेजिए, और रोज इंडिया चाहता है में अपनी तस्वीर देखिए। आशा चांद तारों तक पहुंचाती है तो मुश्किल हालात में संभल भी बंधाती है। वैसे आशा सुरीली भी हो सकती है। आज मशहूर गायिका आशा भोसले जी का जन्मदिन है, तो वो आशा जिन्होंने अपने गीतों से लोगों की जिंदगी को बहुत सुरीला कर दिया। आशा जी को हम सब अपनी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनकी लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करते हैं, और उनका ही गाया हुआ एक प्यारा सा गीत आज
उन्हीं को भेंट करते हैं। तो इंडिया चाहता है मैं आज इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं रूबिका का जो तैयार है मास्टर स्ट्रोक के साथ। और ये वादा मैं आपसे लेते हुए जा रहा हूँ कि मास्क ज़रूर पहन के रखिए, तीसरे वेव को हराना है, नए नए केस आते जा रहे हैं। ओवर टू यू रूबिका। थैंक्स अ लॉट सुमित। आपको पता है ये तालिबान ने सरकार तो बना दी है, लेकिन सरकार का जो सरदार है वो कहाँ है? अखुनज़ादा के पते नहीं है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।